हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट क्राउन का है। मैंने पिछले वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कशन कर दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा डिस्कशन करेंगे। आप लोग ध्यान से इसे आंसर को देखिएगा, क्योंकि मैं सारे आंसर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आज मैं 50 क्वेश्चन को ही डिस्कशन कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? अघन्य मतलब होता है ना मानने योग्य। इससे ये पता चलता है कि वैदिक काल में जो है गाय को अघन्य माना गया है, क्योंकि इसे सबसे पवित्र पशु माना गया है। जहाँ वैदिक काल की बात करें तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में कौन सा है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। बौद्ध धर्म में पारमिता को पवित्रता की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। पारमिता का मतलब होता है परिपूर्णता, जिनकी प्राप्ति से बोधित्व पद प्रस्तुत हुआ। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। और जहाँ बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों। पहला सम्मेलन आप देख सकते हैं कि राजगीर में हुआ, वहीं दूसरा सम्मेलन वैशाली में हुआ, तीसरा सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ और चौथा सम्मेलन जम्मू कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ। पहला सम्मेलन की बात करें तो इस समय शासक थे अजातशत्रु। वहीं दूसरा जो कि वैशाली में हुआ उसके शासक थे काला अशोक, और तीसरा जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ उसका शासक थे अशोक, और चौथा जो कि कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था उसके शासक थे कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क थे। तो आप इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? यह दोस्तों मिस्र का शासक था। बता दें कि अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख जारी करते थे, और अशोक के 13वें शिलालेख में यह वर्णन किया हुआ है। अशोक के 13वें शिलालेख में प्रमुख 5 यवन शासकों का वर्णन किया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें से एक टॉलमी फिलाडेलस के मिस्र शासक थे। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, हमेशा मैं न्यूज़ कह देता हूँ, तो इसे अंडरमाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अद्वैतवाद, इसमें बोला कि कौन सा सही है? तो अद्वैतवाद का ये रामानुजाचार्य नहीं होगा दोस्तों। अद्वैतवाद का हो जाएगा शंकराचार्य हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य हो जाएगा। वहीं द्वैतवाद का माधवाचार्य हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और द्वैतवाद का हो जाएगा द्वैतवाद का हो जाएगा निम्काचार्य हो जाएगा दोस्तों। और शुद्ध द्वैतवाद का हो जाएगा वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद का हो जाएगा वल्लभाचार्य। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत की फारसी अनुवाद कहलाता है। बता दूं कि अकबर के समय में फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग का गठन किया गया था दोस्तों। और फैजी के साथ ही बदायूं द्वारा राजनामा के नामक से जो है महाभारत का फारसी अनुवाद में किया गया है, जिसे ही राजनामा कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ये नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख गुरु के 10वें गुरु जाने जाते हैं, उनकी हत्या हो गई थी। पठानों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। बता दें कि गुरु अमरदास यह सिख गुरु के चौथे गुरु थे। वहीं गुरु अर्जुन देव यह 5वें गुरु थे। इनके समय काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना घटी है। सर्वप्रथम की यह आदि ग्रंथ की रचना की, वहीं दूसरी ओर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर इन्होंने ही निर्माण किया था। तो आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। वहीं गुरु अंगद के शासनकाल में देखा जाए तो शासनकाल कहना उचित नहीं होगा दोस्तों। गुरु अंगद के समय देखा जाए तो लंगर व्यवस्था इन्होंने ही शुरू की थी। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? इसका एक वैवाहिक कारण था दोस्तों। आप ध्यान में रखेंगे कि पुर्तगालिक राजकुमारी जो था कैथरीन मेयो, उनका शादी जो है अंग्रेज के राजकुमार या राजा कह सकते हैं चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। और पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में ब्रिटिश को दे दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यह केसरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और केसरी भाषा जो है 1881 में शुरू किया गया था, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। और मराठी इनका एक और प्रमुख पत्र है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला गदर की बात करें तो इसका गदर पत्रिका जो है लाला हरदयाल के समय शुरू किया गया था। और आगे चलते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट जो है 1919 में हुआ था, और इसी कारण जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड भी देखने को मिला। तो 1919 की बात हो रही है, तो हम सभी जानते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आया था। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि उस समय वायसराय भारत का लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह 1916 से 21 के बीच थे। 1916 से 21 के बीच थे। वहीं लॉर्ड इरविन जो है, और उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच थे। और इसी के समय में भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन को ख़त्म किया गया, मतलब कि समाप्त किया गया महात्मा गांधी द्वारा। और एकमात्र भारत का वायसराय जो कि यहूदी धर्म से संबंधित थे। तो आप इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। वहीं लॉर्ड इरविन का शासनकाल जो था 1926 से 1931 के बीच था। और लॉर्ड बेबल 1945 से 1946 तक था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है 8 अगस्त को प्रस्तावित किया गया था मुंबई के ग्वालियर टैंक से, और 9 अगस्त को जो है यह प्रारंभ हो गया था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन जो है अधिकांश एग्जामों में देखने को मिलता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। यह प्लस 5.5 घंटा होगा, क्योंकि जो ग्रीनविच माध्य है वो लंदन से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। और इससे आगे जो है 5.5 घंटा आगे 82.5 डिग्री जो कि इलाहाबाद, भारत के इलाहाबाद नैनी शहर से मानक समय है भारतीय मानक समय का। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। भारतीय मानक समय बता दिया था कि इलाहाबाद के नैनी शहर से
मापा जाता है। और भारतीय मानक समय जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला हो गया यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो आप ध्यान रखेंगे इन 5 राज्यों को, और जबकि झारखंड से नहीं गुजरता है, ये भी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। वह आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता दोस्तों, क्योंकि अजंता सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं सतपुड़ा जो है, यह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, यह मध्य प्रदेश में है। और अरावली जो है वो गुजरात से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। रायसीना हिल्स पे ही राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। और सह्याद्री जो है भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है, या इसके नाम से जाना जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यह सुमेलित वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे ऑप्शन से आंसर को छाटेंगे, सही आंसर को निकालेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ मैदान में है, ये सही है। झारखंड छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आता है, सही है। महाराष्ट्र वृष्टिवाय प्रदेश है, जहाँ की मतलब कि बारिश उरिश वगैरह नहीं होती है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं उसे। आंध्र प्रदेश, यह मलनाड नहीं होगा, क्योंकि मलनाड जो है कर्नाटक में है अवस्थित, कर्नाटक क्षेत्र में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में आंध्रा पठार अवस्थित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। मानसरोवर झील के पास से ये तीनों नदी निकलती है दोस्तों, हालांकि अलग अलग ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, आंगसी ग्लेशियर हो जाएगा इसका आंसर। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोशिश करूँगा कि अगला सेट से ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो ब्रह्मपुत्र जो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, वहीं सिंधु नदी जो है बोखरचू हिमनद से निकलती है, और सतलज नदी जो है वो राकसताल झील से निकलती है। आप इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है यह पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय के क्षेत्रों में हो जाता है। तो लगभग 350 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि सबसे कम वर्षा जो है वो राजस्थान वाले क्षेत्र में होता है। बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मेघालय के मानसीराम में होता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बता दें कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज, जो कि पंजाब में है, और यहीं से इसका उद्गम स्थल है। और ब्यास और सतलज के संगम के पास ही हरिके बैराज का निर्माण होता है, और हरिके बैराज से जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर लगभग 650 किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों। यह प्रमुख राजस्थान के विभिन्न जिलों में इससे सिंचाई किया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिके बैराज, जो कि पंजाब में अवस्थित है। 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो आप यह कॉमन सेंस के आधार पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढ सकते हैं दोस्तों। प्रकृति पे अधिक निर्भरता, यह बात सही है कि भारतीय कृषि जो है मानसून पे अधिक निर्भरता होती है, लगभग 50 से 60%। तो जिस कारण जो है भारतीय
कृषि जो है प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता हो जाती है। दूसरा है कि उत्पादकता का निम्न स्तर होना, उत्पादकता का निम्न स्तर, ये भी सही है। और तीसरा है फसलों की विविधता, हाँ ये भी सही हो जाएगा। फसलों की विविधता ये भी सही हो जाएगा। बड़े खेतों की प्रधानता ये सही नहीं है दोस्तों। भारतीय कृषि की व्यवस्था ये सही विशेषता ये सही नहीं है, क्योंकि भारत में जो है सीमांत कृषि या सीमांत भूमि कह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सीमांत भूमि कहने का मतलब कि जिसकी भूमि जो है 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो भारत में लगभग ऐसे भूमि जो है ऐसे भूमि के किसान जो है 90 लगभग 85% है। तो इस कारण जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यह विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? यदि फसल में देखें दोस्तों तो वो काली मिर्च हो जाएगा। वहीं यदि हम खनिज की बात करें, खनिज में देखें तो यह पेट्रोलियम हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो कि झारखंड में अवस्थित है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लागू किया गया था? यह जो है प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है यह झारखंड में 1951 में लागू किया गया था दोस्तों। लेकिन और सफल रूप से जो है यह तो ठीक है, यहाँ पे भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी झारखंड में लगाया गया था। और बात करें कि पहला जो था जो कि असफल हुआ तो तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम जो है अप्सरा है, और यह 1960 में इसे बनाया गया था, और यह मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सीमा रहित क्या होता है। तो जो वैसा शहर या देश कह सकते हैं जो कि चारों ओर समुद्र से घिरा हो, तो इसका राइट आंसर हमारा जापान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जापान सबसे अधिक जो है सीमा रहित देश है, और क्योंकि ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद न्यूजीलैंड हो जाएगा दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में फिलीपींस हो जाएगा, चौथा नंबर में क्यूबा हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर बसा हुआ, तो तिब्बत की राजधानी लहासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को अंत में दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो लीना नदी जो है दोस्तों, लीना नदी यह रूस की नदी है, उत्तरी रूस में बहती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा, इसका मिलान जो हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा, आर्कटिक सागर हो जाएगा। दूसरा जो है आमूर, यह रूस और चाइना के बीच सीमा बनाते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस यह इटली की नदी है दोस्तों, और यह जो है फारस की खाड़ी में गिरेगी, इसलिए इसका 1 हो जाएगा मिलान। और माही जो कि राजस्थान में है, राजस्थान या गुजरात में बहती है, और इसका जो प्रवाहित हो जाएगा ये अरब सागर में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। माही अरब सागर, टिग्रिस इटली में है जो है, और आमूर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में, उधर फारस की खाड़ी में हो जाएगा।
आप ध्यान देंगे इसे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो अधिनियम की बात करें तो यह 1935 का अधिनियम था दोस्तों, 1935 का अधिनियम था। और 1935 का अधिनियम में ही एक भारत का एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा ही सर्वप्रथम इसका सीजेआई मतलब कि चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश थे वह मेरिस गुएर थे। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का, तो इसमें दो प्रमुख बातें याद रखने की है। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कि विभागीय व्यवस्था इसी में लाया गया, इसी अधिनियम के तहत लाया गया। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अधिनियम भी या व्यवस्था भी इसी अधिनियम के तहत किया गया। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1909 सांप्रदायिक का अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिम लोगों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1919 इसकी खास व्यवस्था है कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो है भारत में 2 सदनीय लोकसभा राज्यसभा जो कि वर्तमान में देखने को मिलता है, इसी अधिनियम के तहत लाया गया था। आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान में प्रथम अनुच्छेद में ही इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख किया हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति यह डॉक्टर श्री बीवी गिरी थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और बात करें कि पहला जो राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, वहीं दूसरा राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, और तीसरा राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव जो था वो 1952 में हुआ था। और यह 489 कितने 489 सीटों के लिए हुआ था। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। 29वां नंबर क्वेश्चन, भारत की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? यह 2:1 अनुपात में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन वहीं प्राक्कलन की समिति की बात करें तो इसमें केवल और केवल लोकसभा का मेंबर शामिल होता है, और इसमें 30 सदस्य होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है राज्यपाल, ये भी सही आंसर है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है, आर्टिकल 163 में ऐसा प्रावधान किया गया है। और यह 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भी इसका प्रावधान किया गया है। वह 5 पद तक पदों पर रह सकता है, ये भी सही है। यदि अगला ऑप्शन है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जाता है। ये दोस्तों गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि जो राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, ना कि राज्य की व्यवस्थापिका उसे हटाया जा सकता है, ये शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य का आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य की आकस्मिक निधि जो है वह किसी राज्य का विधानमंडल स्थापित करता है या स्थापना करता है। यह आर्टिकल 267 के 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? विधिक संस्था और सांविधिक संस्था या संवैधानिक संस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य वित्त आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था तात्पर्य कहने का तात्पर्य कि जिसका वर्णन
संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो यह 243 आर्टिकल 243 का आई में वर्णन किया गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो 243 के में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बता दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना अप्रैल 1980 में किया गया था। अप्रैल 1980 में किया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जबकि वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा है। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर यह सम्मिलित करने के लिए दिया गया है दोस्तों, इसे आप ऑप्शन के द्वारा इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन चेकमेट जो है ये श्रीलंका में चलाया गया, श्रीलंका के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन ब्लू स्टार यह पंजाब के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन कैक्टस यह मालदीव के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन सिद्धार्थ यह बिहार के लिए चलाया गया था। सिद्धार्थ से याद रख सकते हैं गौतम बुद्ध का नाम से कि बिहार के लिए चलाया गया था, हालांकि एक अलग ट्रिक है, इसका साइंटिफिक लॉजिक नहीं कह सकते। तो इस प्रकार देखें तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यह शांत वैली, जिसे इंग्लिश में साइलेंट वैली कहते हैं, जो कि केरल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो साइलेंट वैली हो जाएगा। वहीं बता दूं कि दोस्तों भारत में जैव विविधता का वितरण यदि प्रतिशत के अनुसार देखें तो नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तरी पूर्वी भारत में जो है वो लगभग 30% है। और वहीं हम पश्चिमी घाट की बात करें तो यह 26% है। और यदि हम मध्य भारत या गंगा का मैदान करें तो वह 24% है। तो ये प्रतिशत आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सख संबंध का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? यह फागुन होता है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 38वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये गुलजारी लाल नंदा थे। यह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। जब पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तब, उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी तब। तो आप ध्यान में रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के अंदर जानकारी पता लगाने के लिए ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? तो यह शेयर मार्केट से संबंधित है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? तो ट्राइश्रेम भी हो जाएगा और IRDP भी हो जाएगा और NREP भी हो जाएगा। तो आप इन सभी को देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और बता दूं कि ट्राइश्रेम का इंग्लिश होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वहीं RDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और NREP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। यह तीनों जो है गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। और इसके बाद से देखें तो मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ मैं आपको आंसर बता देता हूँ दोस्तों, और बाद में यदि टाइम मिलेगा तो मैं इन सभी प्रैक्टिस का 5-5 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक में वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आप लोग बना सकते हैं, इसका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और 43 नंबर का इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
44 नंबर का इसका राइट आंसर 43 नंबर का ए हो जाएगा। 44 नंबर का 1% कम ही हो जाएगा। 45 नंबर का इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो है वह एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। एड्स यह एक वायरस जनित रोग है दोस्तों, और वहीं यह एक्जिमा जो कि टीबी है, इसे टीबी भी कहते हैं, यह बैक्टीरिया जनित रोग है, और टाइफाइड भी यह बैक्टीरिया जनित रोग है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और कैंसर जो है मानव के शरीर में या किसी भी जंतु में सॉरी दोस्तों, कोशिका का अचानक वृद्धि जो है यह कैंसर का कारण बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल यह क्षौर मंडल है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्षौर मंडल जो कि हमारा वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है दोस्तों, और यहाँ जो है मौसम संबंधित घटनाएं घटती है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। समताप मंडल में यही ओजोन परत पाया जाता है दोस्तों, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। 48वां नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, यह श्वसन से संबंधित है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ही होता है कि हर एक सेल के अंदर सेल के हर हिस्से में ऊर्जा को पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। यह काफ़ी फेमस सिद्धांत है, और इसका प्रतिपादन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे। और इसका मतलब होता है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे ही सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। गैलीलियो न्यूटन का प्रथम गति का नियम कह सकते हैं, और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने ही किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है चुंबकीय क्षेत्र में दाहिना हस्त नियम बायां हस्त नियम संबंधित सिद्धांत दिए थे। और चार्ल्स डार्विन, ये तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन्हीं का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो बता दूं कि दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु का भार अधिकतम जो है वह ध्रुवों पे होता है, और वहीं भार यदि न्यूनतम की बात किया जाए तो वो विषुवत रेखा पे होता है, और पृथ्वी के केंद्र में जो है शून्य इसका भार होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आज का सेशन